तैयार हैं। लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट है। गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1 499 में अवेलेबल है, CBT 1 प्लस CBT 2 777 में अवेलेबल है। जैसे कि CBT 1 का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुका है, जितने भी एग्जामिनेशन थे, जितने भी शिफ्ट में थे, सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज 18 तारीख है। तो अब बचता है CBT 2। CBT 2 में अगर आप एनरोल करते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है CBT 2 में आरआरबी जेई के ऑफिशियल सिलेबस में, वो सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे सारे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसके कारण आपको फर्दर स्ट्रगल ना हो कोर्सेज को लर्न करने में, सब्जेक्ट्स को लर्न करने में, और आप अपने टाइम को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकें और स्टडी कर सकें। राइट। गेट 2027 का जो कोर्स है उसकी कोर्स प्राइस 5,555 रुपीज़ है। गेट 2025 का कोर्स 2,222 रुपीज़ में, 26 का कोर्स 3,333 रुपीज़ में एंड 27 का जो कोर्स है वो 5,555 रुपीज़ में अवेलेबल है। आरआरबी जेई, SSC जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AJE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESC नॉन टेक्निकल जो कि UPSC का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें ICT, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और जो भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी कि अगर आप केवल और केवल नेटवर्क में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर सिग्नल सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं या EMT में इंटरेस्ट रखते हैं या माइक्रो प्रोसेसर में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इंडिविजुअल बेसिस पे इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन के साथ भी कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025 कोर्स, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 333 में अवेलेबल है। गेट 2025 के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। तो इन 76 टेस्ट को अगर आप बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करके प्रिपेयर कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, तो इससे आपको अपने सिली मिस्टेक्स का पता चलेगा कि कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कंडक्ट कर रहे हैं एंड कैलकुलेशन में कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं, कौन से वीक एरिया है, आपको कहाँ पे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है, कहाँ पे और थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। जो रैंकर्स हैं, टॉप रैंकर्स, उनके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करने का मौका मिलेगा कि उन्होंने पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व किया, आपने कितना टाइम डिवोट किया। इस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करके धीरे धीरे रेक्टिफाई करते हुए आप अपने रैंक को बेस्ट पॉसिबल रैंक तक लेके जा सकते हैं। और गेट एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज है 76 टेस्ट जो डिजाइंड है ऑफिशियल गेट पेपर के अकॉर्डिंग डिजाइन है। जैसे कि ऑफिशियल गेट पेपर में कभी भी कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट आपको गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिलेगा। एज पर द गेट स्टैंडर्ड यूनिक क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं यहाँ पे, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा बिल्डअप करने में हेल्प करेंगे आपका। जनरल एप्टीट्यूड का जो ई बुक है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड गेट के एग्जामिनेशन में 13 से 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, जो कि एक अच्छा खासा वेटेज है। किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज जनरल एप्टीट्यूड का देखने के लिए मिलता है। एप्टीट्यूड ई बुक का QR कोड स्क्रीन के सामने, इस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो एप्टीट्यूड के ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। और ये बुक 222 में आपको अवेलेबल है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 15 ईयर्स प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। राइट, शॉर्ट पॉसिबल सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, मैं रवि तिवारी, मास्टर्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, और आज के इस इलेक्ट्रिकल मशीन के सेशन में
हम लोग डबल वैल्यूड BH कर्व के नेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने नॉन लीनियरिटी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर डिस्कशन किया और नॉन लीनियरिटी के कारण एक ब्यूटीफुल कंक्लूजन हम लोगों को देखने के लिए मिला कि ट्रांसफॉर्मर विल ड्रॉ पीकी साइनसॉइड करंट इन ऑर्डर टू सेट अप साइनसॉइडल फ्लक्स इन द कोर। साइनसॉइडल फ्लक्स का डेवलपमेंट के लिए कोर में आपका ट्रांसफॉर्मर जो है वो सोर्स से पीकी साइनसॉइड नेचर का करंट ड्रॉ करेगा विथ डोमिनेंट ट्रिपल एन हार्मोनिक्स। अब इस पीकी साइनसॉइड करंट में जस्ट अ सेकंड, व्हाट डू वी से, पीकी साइनसॉइड करंट के डेवलपमेंट में ये तो ओरिजिनल है पीकी साइनसॉइड करंट। अब इसको अगर आप फोरियर टूल में देंगे तो फोरियर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में दे देगा, जिसमें ये जो ऑरेंज से मैंने शो किया हुआ है वो फंडामेंटल है। फंडामेंटल होंगे, इवन हार्मोनिक्स हो सकते हैं या फिर ऑड हार्मोनिक्स हो सकते हैं। इवन हार्मोनिक्स क्यों नहीं प्रेजेंट है और क्यों हम लोग इवन हार्मोनिक्स का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पीकी साइनोसाइड का जो नेचर है वो जितना पॉजिटिव हाफ साइड में केवल रिप्रेजेंट किया हुआ है हम लोगों ने, तो सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी पीकी साइनोसाइड इस नेचर का होगा। तो इस ओरिजिनल रेड पेन से जो मैंने शो किया है, इस वेव फॉर्म को देखने से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव वेव फॉर्म, पॉजिटिव हाफ साइकिल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल। और जब भी पॉजिटिव वेव फॉर्म, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द वेव फॉर्म नेगेटिव हाफ साइकिल का रिफ्लेक्शन हो, परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो, तो वहां पे इवन हार्मोनिक्स एनालिसिस नहीं किया जाता है। इवन हार्मोनिक्स हम लोग कह सकते हैं कि उस वेव फॉर्म में अब्सेंट रहते हैं। तो फॉर्चुनेटली हम लोगों के पास जितने भी वेव फॉर्म्स हैं वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में अगर हम लोग बात करें तो बिकॉज ऑफ द हार्मोनिक्स जितने भी वेव फॉर्म अवेलेबल हैं हमारे पास, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल है, जिसके कारण हम लोग इवन हार्मोनिक्स मशीन्स में नहीं डील करते हैं, केवल और केवल ऑड हार्मोनिक्स डील करेंगे। तो डोमिनेंट क्या होगा, एक तो फंडामेंटल मिल जाएगा इस ओरिजिनल वेव फॉर्म का। अगर आप फोरियर टूल में दे तो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दे देगा जो कि परफेक्ट साइनसॉइड होगा। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी फंडामेंटल की, एज सिमिलर टू योर ओरिजिनल सिग्नल। अगर ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इस फंडामेंटल वेव की भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। अब अदर देन फंडामेंटल कौन कौन से कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि पॉजिटिव वेव फॉर्म, पॉजिटिव हाफ साइकिल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल है। अगर रिफ्लेक्शन है तो इवन हार्मोनिक्स तो अब्सेंट होंगे, तो केवल ऑड हार्मोनिक्स होंगे। तो फंडामेंटल तो हो ले लिए हम लोग, फंडामेंटल के बाद इवन हार्मोनिक्स अब्सेंट है, मतलब सेकंड हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं होगा, थर्ड हार्मोनिक डोमिनेट करेगा। तो थर्ड हार्मोनिक, यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक का नेचर कुछ इस तरीके से रहेगा और ये थर्ड हार्मोनिक डोमिनेट करेगा, फिर फिफ्थ हार्मोनिक होंगे, सेवेंथ हार्मोनिक प्रेजेंट होंगे। हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स का हम लोग ज्यादा बॉदर नहीं करते हैं, क्योंकि हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स ज्यादा आपके वेव फॉर्म को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, उनका प्रभाव ज्यादा ओरिजिनल वेव फॉर्म पे नहीं होता है। हाँ, एग्जिस्ट करते हैं वो, लेकिन क्यों क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो एच हार्मोनिक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 1/h टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होता है। तो अगर हम लोग एनालिसिस करें तो थर्ड हार्मोनिक का जो कंपोनेंट है, थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा 1/3 टाइम ऑफ फंडामेंटल का मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो 1/3 हो जा रहा है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें 13 हार्मोनिक कंपोनेंट की अगर एनालिसिस करें तो 1/13 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल हो जाएगा, तो और स्मॉल हो जाएगा वेव। वैसे ही हम लोग और हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स की बात करें, 17th ऑर्डर के हार्मोनिक्स की बात करें तो 17th का 1/17 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, जिससे और छोटा वेव फॉर्म हो जाएगा। तो इनके मैग्नीट्यूड छोटे होते जा रहे हैं, इसीलिए जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको ज्यादा डोमिनेट नहीं करते हैं। तो कौन डोमिनेट कर रहा है, फंडामेंटल जो कि फोरियर कंपोनेंट से, फोरियर टूल से हम लोगों को मिला। उसके बाद थर्ड हार्मोनिक डोमिनेट करेगा। तो थर्ड हार्मोनिक, तो जो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का नो लोड करंट है उसमें वो पीकी साइनसॉइड नेचर का होता है विथ डोमिनेंट ट्रिपल एन हार्मोनिक कंपोनेंट। इसकी जानकारी आप लोगों को हो गई। इसकी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हम लोग एक GIF फाइल देखते हैं, जिससे आपको वेव फॉर्म की आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का वेव फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करता है ट्रांसफार्मर। तो जो कि आयरन हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल यूज कर रहे हैं वो नॉन लीनियर मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और इस नॉन लीनियर मैकेनिज्म के कारण फ्लक्स के साइनसोइडल डेवलपमेंट के लिए
जो करंट होगा आपका वो पीकी साइनोसॉइड नेचर का होगा और इस तरीके से करंट ड्रॉ करेगा आपका ट्रांसफार्मर। ये होता है पीकी साइनोसॉइड करंट, और पीकी साइनोसॉइड करंट ड्रॉ करेगा इन ऑर्डर टू सेट अप साइनोसॉइडल फ्लक्स इन द कोर। अब क्या जरूरत है केवल और केवल हम लोग साइनोसॉइडल फ्लक्स पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्या अदर देन साइनोसॉइडल फ्लक्स होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। अदर देन साइनोसॉइडल अगर होगा ये अपना फ्लक्स कोर में, तब भी ईएमएफ का इंडक्शन होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और आप अप्लायंसेस को चला सकते हैं। लेकिन क्या डिफरेंसेस होंगे जब भी आप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से क्या कनेक्ट करेंगे? ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से इलेक्ट्रिकल लोड सप्लाई कनेक्ट करेंगे, अपने इंडक्शन मोटर्स को कनेक्ट करेंगे। इंडक्शन मोटर ही क्यों हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं? क्योंकि जो लार्जेस्ट कस्टमर है, ह्यूज कस्टमर, 90% ऑफ द लोड्स आर इंडक्शन मोटर लोड्स ओनली। तो अगर आप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से कोई भी कस्टमर आपका इंडक्शन मोटर लगाया हुआ है और वहां पे साइनोसॉइडल के वेव फॉर्म नहीं आ रही है, व्हाट डू वी से, इन द सेकेंडरी साइड अगर आपने फ्लक्स साइनोसॉइडल मेंटेन नहीं किया है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स बट आल्सो द नंबर ऑफ टर्न्स, तो इन दोनों के कारण जो ईएमएफ सेकेंडरी में इंड्यूस्ड होगा वो भी साइनोसॉइड नेचर का नहीं होगा अगर आपका फ्लक्स साइनोसॉइड नहीं है। तो अगर E2 साइनोसॉइड नहीं होगा तो E2 ही तो डायरेक्टली V2 क्रिएट करेगा और V2 ही तो आपके लोड पे जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज ही ट्रांसफार्मर का लोड पे जाएगा। तो जब E2 साइनोसॉइड नहीं है तो V2 भी साइनोसॉइड नहीं होगा। जब V2 साइनोसॉइड नहीं है तो जो इंडक्शन मोटर में आप इनपुट देंगे वो अदर देन साइनोसॉइड इनपुट देंगे। अदर देन साइनोसॉइड इनपुट देने से ये होगा कि उसमें हार्मोनिक कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे, और अगर हार्मोनिक कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं तो आपका इंडक्शन मोटर जो है वो स्मूथली रन नहीं कर पाएगा। रन करेगा लेकिन स्मूथली रन नहीं कर पाएगा, विथ जर्क के साथ जो है वो अपना रोटेशन करेगा और उसका शाफ्ट रोटेट करेगा। इस तरीके से जर्क होगा आपके इंडक्शन मोटर के शाफ्ट में। तो आप जर्क फुल इंडक्शन मोटर चाहते हैं क्या 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 या फिर स्मूथ रोटेशन चाहते हैं अपने शाफ्ट का? तो अगर आप स्मूथ रोटेशन चाहते हैं अपने शाफ्ट का तो वहां पे परफेक्ट साइनोसॉइड आपको इनपुट देना पड़ेगा। तो परफेक्ट साइनोसॉइडल के डेवलपमेंट के लिए ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में आप चाहते हैं कि सेकेंडरी ईएमएफ हमारा परफेक्ट साइनोसॉइड हो, जिसके कारण आपको जो फ्लक्स है ट्रांसफार्मर के कोर का वो भी साइनोसॉइडल, परफेक्ट साइनोसॉइडल रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग परफेक्ट साइनोसॉइडल पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपना, और परफेक्ट साइनोसॉइडल फ्लक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो परफेक्ट साइनोसॉइडल फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए आपका जो ट्रांसफार्मर होगा वो पीकी साइनोसॉइड नेचर का करंट ड्रॉ करेगा, isn't it? ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी ऐसी मैं आशा करता हूँ, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। ये एनालिसिस हम लोगों ने देख लिया था। नाउ अब हम लोगों को ये पता चल गया, जस्ट अ सेकेंड, अब हम लोगों को ये पता चल गया कि नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर में पीकी साइनोसॉइड नेचर होगा विथ डोमिनेंट ट्रिपल एन हार्मोनिक्स। हार्मोनिक कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे उसमें, क्योंकि परफेक्ट साइनोसॉइड तो है नहीं, पीकी साइनोसॉइड है। तो हार्मोनिक डिस्टॉर्टेड सिग्नल है, हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे, थर्ड हार्मोनिक भी प्रेजेंट होगा, डोमिनेंट थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट होगा, डोमिनेट करेगा थर्ड हार्मोनिक। नाउ द थिंग इज, अपने को ये पता चल गया कि आपका नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे। अब इसकी एनालिसिस करने की जरूरत है या फिर नहीं है हम लोगों को एज अ इंजीनियर? बताइए कि एनालिसिस करने की जरूरत है। अब हार्मोनिक प्रेजेंट है, इसकी जानकारी हम लोगों को हो गई इतने एनालिसिस के बाद। अब इसका एनालिसिस हम लोगों को करने की जरूरत है कि नहीं है? आप कहेंगे है, लेकिन एज अ इंजीनियर इसकी जरूरत है या फिर नहीं, हम लोग कुछ पैरामीटर से डिसाइड करेंगे। तो हम लोगों को ये कंक्लूजन मिला कि हार्मोनिक्स came in no load current of a single phase transformer. Should we analyze harmonics or not is the question. तो अगर आपसे कोई इस तरीके से क्वेश्चन पर, तो ये सारे इंटरव्यू सेशंस में आप लोगों से डिस्कशन किए जाएंगे। अगर आप इंटरव्यूअर में इंटरव्यू सेशंस में बैठते हैं, चाहे वो ईएससी का इंटरव्यू हो या फिर अदर पीएसयूज का इंटरव्यू हो, बीएआरसी का हो, इसरो का हो, तो बीएआरसी वगैरह में तो व्हाट डू वी से 1 आवर 2 आवर तक डिस्कशन चलता है सेम टॉपिक पे।
वहां पे आपको ये सारी चीजें डील करनी पड़ेंगी। जब आपने परफेक्ट एनालिसिस किया होगा तभी आप वहां पे एनालिसिस कर पाएंगे और एक व्हाट डू वी से पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर आप सब्जेक्ट सीखते हैं कि किस लिए क्या रीजन है हार्मोनिक एनालिसिस करना है नहीं करना है, अब सारी चीजें आप डिसाइड कर रहे हैं। मैं आपको केवल एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, चीजों का एनालिसिस दे रहा हूँ, समझ आप रहे हैं, मैं समझा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, ये आपका काम है समझना। तो हार्मोनिक्स केम इनटू द नो लोड करंट ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, शुड वी एनालाइज हार्मोनिक्स और नॉट। तो हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, इसकी जानकारी आप लोग अभी तक आप लोगों को हो गई। अब इसकी एनालिसिस करें या फिर नहीं करें वो आप पर डिपेंड करेगा। जब ये एनालिसिस हम लोग कंप्लीट करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हार्मोनिक्स का एनालिसिस हम लोगों को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फील करेंगे कि हम लोग आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हैं, बट ट्रस्ट मी गाइस, हम लोग आउट ऑफ द टॉपिक नहीं है। हम लोग नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पाथ में ही है और यही एक मेथड है। इसी तरीके से अगर हम लोग मशीन डील करें तो मशीन में किसी भी तरीके का फोबिया हम लोगों को नहीं रहेगा और एक परफेक्ट एनालिसिस हमारे पास रहेगा। तो फियर लेस तरीके से हम लोग मशीन को हैंडल करेंगे और एक कन्वर्ज वे में जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो उनको एक कंबाइन वे में हम लोग एनालिसिस कर पाएंगे। हमारे लिए ट्रांसफार्मर कोई अलग मशीन नहीं है, सिंक्रोनस अलग मशीन नहीं है, इंडक्शन अलग मशीन नहीं है, सबको एक साथ कन्वर्ज करके सारे, क्योंकि सभी में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगा है और ये स्टेट का प्रिंसिपल लगा है। तो जितने भी वोल्टेज रेगुलेशन है वो एक तरीके से हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्या किस मशीन में किस डिफरेंस है एक साथ एनालाइज करेंगे और लिंक करके अंडरस्टैंड करेंगे टॉपिक को। तो हमारे लिए उतना ही एनालिसिस इजी होता चला जाएगा और अंडरस्टैंडिंग हमारी उतनी ही ग्रिप हमारा सब्जेक्ट पे बढ़ता चला जाएगा। तो हार्मोनिक्स की एनालिसिस नो लोड करंट में करनी है हम लोगों को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कि नहीं करनी है, इसका डिस्कशन हम लोग करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर 2 to 6% ऑफ द फुल लोड करंट होता है। जो कि फुल लोड करंट है, फुल लोड लगाने के बाद जो सेकेंडरी में करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करिए 100% फुल लोड अगर करंट फ्लो कर रहा है, फुल लोड कैपेसिटी पे मशीन रन कर रही है, तो नो लोड करंट जो होगा ट्रांसफार्मर, नो लोड करंट का क्या काम रहता है, इन ऑर्डर टू सेट अप द फ्लक्स इन द कोर। तो फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए जो करंट ट्रांसफार्मर आपकी ड्रॉ करेगी वो पी की साइनसॉइड नेचर का होगा। और जो नो लोड करंट का मैग्नीट्यूड होता है उसका अगर हम लोग एनालिसिस करें तो 2 to 6% ऑफ द फुल लोड करंट होता है। फुल लोड में जो करंट सेकेंडरी साइड में फ्लो कर रहा है उसका 2 to 6% नो लोड करंट होता है ट्रांसफार्मर। जबकि अदर मशीन्स की बात करें हम लोग, इंडक्शन मशीन्स की बात करें अगर, तो इंडक्शन मशीन में आप लोग को एनालाइज करेंगे कि यही वैल्यू 30 to 33% तक वेरी करती है। तो वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ नो लोड करंट हाई होता है, जबकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट की वैल्यू 2 to 6% ही होती है। क्या रीजन है? रीजन इज एयर गैप। ट्रांसफार्मर इज लीस्ट एयर गैप मशीन। जितनी भी मशीन अवेलेबल हैं आप लोगों के पास उसमें से लीस्ट एयर गैप मशीन ट्रांसफार्मर ही है, क्योंकि इंटेंशनली किसी भी तरीके का एयर गैप हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं ट्रांसफार्मर में। बिकॉज ऑफ द बट ज्वाइंट सम इरेगुलरिटीज आर देयर इन द मैग्नेटिक मटेरियल एंड बिकॉज ऑफ दोज इरेगुलरिटीज some reluctance will be introduced in your magnetic circuit of the transformer, and because of those magnetic circuits जो फ्लक्स में रिडक्शन होगा वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करके कंपनसेट कर लेगी। ये सारी एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। तो अगर रिलक्टेंस की वैल्यू, एयर गैप इंटेंशनली प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द बट ज्वाइंट, सम रिलक्टेंस रहेगा लेकिन इंटेंशनली हम लोग एयर गैप नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर इंटेंशनली हम लोग एयर गैप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो कंपेयर टू ऑल अदर मशीन एयर गैप ऑफ द ट्रांसफार्मर इज लीस्ट एयर गैप होगा। और जब लीस्ट एयर गैप है तो रिलक्टेंस की वैल्यू भी लीस्ट होगी। और अगर रिलक्टेंस की वैल्यू लीस्ट है तो एमएमएफ कांस्टेंट है अगर आपका, तो फ्लक्स का जो डेवलपमेंट है, अगर लीस्ट रिलक्टेंस की वैल्यू लीस्ट है तो फ्लक्स प्रॉपरली फ्लो करेगा। और अगर फ्लक्स का रिडक्शन नहीं हो पाएगा तो फ्लक्स का रिडक्शन अगर नहीं होगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट आप लोगों को इंजेक्ट करने की या फिर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होगी आपके ट्रांसफार्मर को। तो अगर छोटे से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट से ही हम लोग, अगर आपके मशीन का रिलक्टेंस लो है
तो हम लोग इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि परमेबिलिटी ऑफ योर मशीन इज वेरी हाई। इनडायरेक्टली अगर हम लोग कहें तो रिलक्टेंस लो है क्योंकि एयर गैप लो है, एयर गैप लो है मतलब रिलक्टेंस लो है, और परमेबिलिटी हाई है। तो परमेबिलिटी अगर आपकी हाई है तो स्मॉल करंट के इंजेक्शन से ही एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लक्स का डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो स्मॉल करंट की ही नीड है हम लोगों को, ज्यादा करंट की नीड नहीं है क्योंकि एयर गैप स्मॉल है, एयर गैप हाई नहीं है आपके, इंटेंशनली कोई एयर गैप हम लोग ट्रांसफार्मर में प्रोवाइड नहीं करते हैं। जबकि अदर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो हम लोग इंटेंशनली एयर गैप प्रोवाइड करते हैं। क्यों इंटेंशनली करते हैं? क्योंकि रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में दो पार्ट होती हैं, एक स्टेटर होता है, दूसरा पार्ट रोटर होता है। तो इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर मिनिमम एयर गैप हम लोगों को मेंटेन करना रहता है। एयर गैप इसलिए मेंटेन करना रहता है कि इनका रोटेशन हो पाए, क्योंकि दोनों ये सेपरेटेड पार्ट हैं, स्टेटर और रोटर। तो ये इनके रोटेशन के लिए हम लोगों को एयर गैप प्रोवाइड करना पड़ता है मशीन, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में। और अगर एयर गैप छोटा सा भी आप प्रोवाइड कर देते हैं इंटेंशनली, छोटा सा भी अगर एयर गैप आपके मशीन में है, तो वही 25% और उससे ज्यादा तक जो है आपका करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा फॉर द कांस्टेंट सेम फ्लक्स डेवलपमेंट। जो कि प्रीवियस केस में हम लोग जैसे कि ट्रांसफार्मर में ही हम लोग एनालिसिस किए थे कि स्मॉल एयर गैप अगर हम लोग इंटेंशनली प्रोवाइड कर दें ट्रांसफार्मर में, तो जो नो लोड करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। कितने परसेंट तक इंक्रीज हो जा रही थी? क्वेश्चन में हम लोगों ने एनालिसिस किया था 25% तक वो इंक्रीज हो जा रही थी नो लोड करंट की जो वैल्यू है, बिकॉज ऑफ स्मॉल एयर गैप। तो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में एयर गैप अवेलेबल होता है इंटेंशनली, तो एयर गैप के कारण जो रिलक्टेंस की वैल्यू होती है वो हाई हो जाती है। तो इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि परमिएबिलिटी ऑफ द मशीन रिड्यूस हो रही है। और परमिएबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स, टू अलाउ द फ्लक्स टू फ्लो। तो अगर परमिएबिलिटी आपके मशीन की रिड्यूस हो जा रही है, तो फॉर द कांस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ फ्लक्स सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा करंट आप लोगों को मशीन ड्रॉ करेगी सोर्स से, और वो एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करने की वजह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में बिकॉज ऑफ द एयर गैप नो लोड करंट की वैल्यू हाई होती है कंपेयर टू ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट की वैल्यू 2 to 6% ऑफ द फुल लोड होती है। इसकी जानकारी आप लोगों को हो गई। अब हम लोग अगर एनालिसिस करें फुल लोड करंट की, जो कि सेकेंडरी साइड में I2 की बात करें, तो I2 और I2 डैश की बात कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ द I2 डैश केम इनटू पिक्चर। I2 डैश क्या है? जो कि लोड साइड में आपका I2 फ्लो कर रहा है, उसी का प्राइमरी साइड में रिफ्लेक्शन है। तो I2 डैश जो कि लोड करंट, सपोज करिए कि I2 की वैल्यू 100 के आसपास है, तो उसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो वो 100 के आसपास आएगा। ये टर्न्स रेशियो पे डिपेंड करेगा। तो 100 एम्पियर हम लोग सपोज करके चल देते हैं कि प्राइमरी साइड में जो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट है I2 डैश हम लोगों का जो है फुल लोड वैल्यू उसकी 100 एम्पियर है। और I2 डैश जो है वो साइनोसॉइड नेचर का है। साइनोसॉइड क्यों एज्यूम कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि जो लोड कनेक्ट किए हुए हैं, हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में ही डिस्कशन किया है, फर्स्ट 1 और 2 सेशंस में, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर 1 और 2 में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि ट्रांसफार्मर में और जो भी इलेक्ट्रिकल मोटर्स होते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं इसमें, तो जो भी सोर्स कनेक्ट किए हुए हैं वो आइडियल वोल्टेज सोर्स एज्यूम करके चलते हैं। और ऐसा आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? जिसके मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज में किसी भी तरीके का वेरिएशन ना हो, चाहे आप लोड में कुछ भी कनेक्ट कर दीजिए। ये एजम्पशन था हमारा। सेकंड एजम्पशन ये था, और ये फर्स्ट एजम्पशन क्यों किए हुए थे? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन सभी पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस एरिया जो है वो मशीन में ही बना रहे, हम लोगों को पावर सिस्टम एनालिसिस करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि अगर हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स एजम्पशन नहीं लेंगे, तो बिकॉज ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ योर मशीन, वोल्टेज ड्रॉप जो भी मशीन में हो रही है, तो अगर 230 वोल्ट आपने सोर्स में कनेक्ट किया है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपकी मशीन में, तो वोल्टेज का रिडक्शन हो जाएगा। अगर केवल वोल्टेज का रिडक्शन वहीं तक क्यों ले, हम लोग ट्रांसफार्मर से जो लाइन आ रही है उनका भी रिडक्शन लेंगे, वहीं तक क्यों ले? पावर ट्रांसफार्मर का भी रिडक्शन लेंगे, पावर ट्रांसफार्मर का ही क्यों ले? जो कि ट्रांसमिशन लाइन आ रही है उसका भी रिडक्शन लेंगे। तो ऐसे ऐसे अगर कंसिडर करते रहे तो हम लोग सोर्स तक पहुंच जाएंगे। तो इतनी सारी एनालिसिस हम लोगों को पावर सिस्टम भी मशीन में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग पावर सिस्टम को अभी
क्योंकि हम लोगों को वो सारी चीजें एनालिसिस करेंगे इन लोड फ्लो एनालिसिस। पावर सिस्टम में एक टॉपिक है लोड फ्लो एनालिसिस, वो सारा एनालिसिस हम लोग पावर सिस्टम के लोड फ्लो में करते हैं, इसीलिए हम लोग मशीन में नहीं करते हैं। और हम लोग ऐसा एजम्पशन लेते हैं कि जो भी इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो आइडियल वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल मोटर्स और ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड को। अब ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिकल लोड्स को ही वो सप्लाई करेगा। इलेक्ट्रिकल लोड्स इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट आउटपुट देगा, पावर आउटपुट देगा। तो अगर इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट कर रहे हैं तो लोड्स जितने भी हैं उनको लीनियर एज्यूम करके चलते हैं। अगर लीनियर एज्यूम ना करें तो हम लोगों को ट्रांसफार्मर के एनालिसिस को छोड़ के, मशीन के एनालिसिस को छोड़ के लोड के एनालिसिस में जाना पड़ेगा। और लोड के एनालिसिस के लिए हमारे पास सेपरेट सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग लोड की ही बात करते हैं कि इंडक्टिव लोड है, कैपेसिटिव लोड है, रेजिस्टिव लोड है, किस तरीके का लोड है। तो इसीलिए हम लोग अपना फोकस मशीन में बनाने के लिए जितने भी लोड्स कनेक्ट करेंगे ये एज्यूम करके चलते हैं कि लीनियर लोड है। और अगर आप सेकेंडरी साइड में लीनियर लोड, क्योंकि आपका फ्लक्स जो कि ट्रांसफार्मर का है वो साइनसॉइड नेचर का है, साइनसॉइडल फ्लक्स है अगर आपके कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर में, तो वो E2 जो इंड्यूस करेगा वो भी साइनसॉइड नेचर का होगा। अगर E2 साइनसॉइड है तो टर्मिनल वोल्टेज जो कि सेकेंडरी साइड आपके ट्रांसफार्मर का है वो भी साइनसॉइड होगा, वो भी साइनसॉइड होगा। और जो कि लोड पे भी डिपेंड करेगा। तो लोड अगर आपका लीनियर है तो वो लीनियर लोड होने के कारण करंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका, और करंट भी परफेक्ट साइनसॉइड होगी, इजंट इट। तो ये सारे एनालिसिस हैं। I2 डैश FL की अगर हम लोग बात करें तो 100 एम्पियर एज्यूम करके हम लोग चल रहे हैं, और ये साइनसॉइड नेचर का होगा। साइनसॉइड क्यों होगा? क्योंकि लोड जो है वो हम लोग लीनियर एज्यूम करके चल रहे हैं। और 50 हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी है, ऐसा एजम्पशन हम लोगों ने लिया है क्योंकि इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। अब I01 की अगर हम लोग बात करते हैं, I01 क्या है? फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट। फंडामेंटल कंपोनेंट क्या है? जो कि ट्रांसफार्मर का करंट होता है वो पीकी साइनसॉइड का नेचर का होता है, और फोरियर टूल में दे तो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दे देगा जिसकी फ्रीक्वेंसी, व्हाट डू वी से, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी? सेम एज ओरिजिनल सिग्नल। पीकी साइनसॉइड नेचर का जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही इसकी फ्रीक्वेंसी हुई फंडामेंटल की। और ये हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करेगा, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, इस तरीके से। थर्ड हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 टाइम्स फंडामेंटल, 3 इंटू 50 हर्ट्ज, इजंट इट। तो और I01 ये फंडामेंटल ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को फेजर डायग्राम वगैरह एनालिसिस में जो कि साइनसॉइड है केवल उन्हीं का फेजर डायग्राम ड्रॉ किया जा सकता है, आपको इसकी जानकारी होगी। केवल साइनसॉइडल टर्मिनोलॉजीज या फिर साइनसॉइडल वेवफॉर्म जितने भी होते हैं केवल और केवल फेजर डायग्राम में हम लोग उन्हीं का ड्रॉ किया जा सकता है। अदर देन साइनसॉइडल हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नो लोड करंट क्या है? पीकी साइनसॉइड नेचर का है। इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। अगर I0 का फेजर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो I01 का हम लोग फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट का फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट को ही कंसीडर करेंगे जो कि 5 एम्पियर है। क्योंकि I0 जो होता है 2 to 6% ऑफ फुल लोड करंट होता है। फुल लोड करंट की वैल्यू अगर 100 एम्पियर है तो 2 to 6%, तो सपोज करिए 5% में आपका 5 एम्पियर आ जाएगा। और ये 5%, ये सारे एजम्पशन लेके चल रहे हैं जितने भी डेटा हैं। 5 एम्पियर आ गया एट 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि हम लोगों का सोर्स भी क्या है? 50 हर्ट्ज का है। तो H हार्मोनिक कंपोनेंट शुड बी ऑलवेज 1 by H टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, इसकी भी जानकारी है। तो I03 की क्या वैल्यू होगी? जब फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है तो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट क्या हो जाएगा? फंडामेंटल बाई थर्ड, क्योंकि H हार्मोनिक कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 by H टाइम्स ऑफ फंडामेंटल होता है, इसलिए 5/3 जो कि 1.5 एम्पियर एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 150 हर्ट्ज, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स फंडामेंटल, फंडामेंटल की 50 है तो 3 टाइम्स फंडामेंटल क्या हो जाएगा? 150 हर्ट्ज। फिफ्थ हार्मोनिक की मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? फंडामेंटल का फिफ्थ टाइम्स, जो कि 0.8 के अप्रोक्सीमेटली आएगा at the frequency of 250 हर्ट्ज, फिफ्थ टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 50 का 5 से मल्टीप्लाई करिए 250 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी।
सेवंथ हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट क्या होगा 0.5 एम्पियर, क्योंकि फंडामेंटल का 5/7 जो कि 0.5 के एम्पियर के अप्रोक्सीमेटली आएगा एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 7 into 50 विच इज 350 हर्ट्ज, है ना। अब इसके बाद हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता जा रहा है, फंडामेंटल का 5 एम्पियर था, फंडामेंटल के बाद थर्ड हार्मोनिक का 1.5 एम्पियर रिड्यूस हो गया, फर्दर रिड्यूस हो गया 0.8, फर्दर रिड्यूस हो गया 0.5, तो अगर नाइन्थ हार्मोनिक कंपोनेंट लेंगे तो और रिड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ज्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। वे assumed और लोड्स आर लीनियर, लोड assume करके चल रहे हैं हम लोग लीनियर है, सो I2 इज लीनियर। I2 जब लोड लीनियर है, आपका टर्मिनल वोल्टेज साइनसोइडल है, तो I2 भी क्या होगा साइनसोइड नेचर का होगा, क्योंकि आपका लोड लीनियर है। अगर लोड नॉन लीनियर होता, पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहते आपके लोड में, तो बिकॉज ऑफ द पावर इलेक्ट्रॉनिक इंट्रोडक्शन इन द कोर्स, व्हाट डू वी से, पावर इलेक्ट्रॉनिक लोड आप कनेक्ट किए हुए हैं, कुछ नॉन लीनियर लोड्स हैं लाइक योर डायोड वगैरह आप कनेक्ट किए हुए हैं, तो बिकॉज ऑफ द डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस, तो नॉन लीनियरिटी के कारण जो करंट होगा, भले आपका वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज व्हाट डू वी से सोर्स का जो वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज जो है वो साइनसॉइड है, लेकिन आपका करंट साइनसॉइड नहीं होगा, अदर देन साइनसॉइड होगा, विच इज नॉन लीनियर के केस में होता है। लेकिन लीनियर एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए I2 डैश भी, क्योंकि I2 लीनियर है, लोड में जो फ्लो हो रहा है करंट, और लोड में जो फ्लो हो रहा है करंट वो लीनियर है, साइनसोइडल है, तो I2 डैश भी साइनसोइडल होगा, जो कि प्राइमरी रिफ्लेक्टेड लोड कंपोनेंट ऑफ करंट है। हार्मोनिक्स आर देयर इन नो लोड करंट, ये इसका हम लोगों को जानकारी है, हार्मोनिक्स होता है नो लोड करंट में, हार्मोनिक्स होता है, इसीलिए तो फंडामेंटल, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले। अब एज अ डिजाइन इंजीनियर अगर हम लोग बात करें कि हार्मोनिक्स प्रेजेंट है नो लोड करंट में, अब करंट में हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, तो करंट में हार्मोनिक्स प्रेजेंट होने के कारण एज अ डिजाइन इंजीनियर बात करें तो क्या चीज अफेक्ट करेगी डिजाइन इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस्ड है आपके करंट में, और एज अ डिजाइन इंजीनियर हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या चीज ऐसी है तो कि एज अ डिजाइन इंजीनियर वो वेरी करेगी अगर आपके नो लोड करंट में हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, तो बताइए। करंट से हम लोग क्या डिजाइन करते हैं, किस व्हाट डू वी से, कौन से पार्ट ऑफ द मशीन का ऐसा कौन सा पार्ट है कि हम लोग करंट की वैल्यू से डिसाइड करते हैं, आपके ट्रांसफार्मर का ऐसा कौन सा पार्ट है कि हम लोग करंट की वैल्यू, क्योंकि करंट में प्रेजेंट है हार्मोनिक, तो करंट के वैल्यू से डिजाइन करते हैं, ऐसा कौन सा पार्ट है आपके मशीन का, वो है कंडक्टर, जो कि हम लोग कॉपर कंडक्टर या फिर कोई कंडक्टर यूज कर रहे हैं फॉर द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल होगा वो करंट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप 5 एम्पियर की रेटिंग है आपका, 100 एम्पियर इंजेक्ट कर रहे हैं आप अपने कंडक्टर में, तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर भी बढ़ाना पड़ जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ द मशीन बढ़ेगी। इसकी आइडिया है आप लोगों को। तो एज अ डिजाइन इंजीनियर हम लोग बात करें तो करंट में हार्मोनिक्स प्रेजेंट होने के कारण एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर, जो कि वाइंडिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर बढ़ जाएगा। और एज अ ऑपरेटिंग इंजीनियर बात करें तो ऑपरेटिंग इंजीनियर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर पे अपना फोकस नहीं मेंटेन करेगा, क्योंकि उसकी नीड ही नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर डिजाइन इंजीनियर ऑलरेडी जो है इंस्टॉल करके गया है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ योर कोर ऑलरेडी इंस्टॉल करके गया है आपका डिजाइन इंजीनियर। तो ऑपरेटिंग इंजीनियर पे एरिया वगैरह का तो कोई कंट्रोल नहीं है, नंबर ऑफ टन्स पे कोई कंट्रोल नहीं है। क्या चीज ऑपरेटिंग इंजीनियर को अफेक्ट करेगी अगर आपके नो लोड करंट में हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, तो ऑपरेटिंग इंजीनियर के लिए कॉपर लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे। कॉपर लॉसेस कैसे इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि करंट पे डिपेंड कर रहा है कॉपर लॉसेस, तो आई स्क्वायर आर पे डिपेंड करेगा। कॉपर लॉसेस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, तो जितना भी रेजिस्टेंस है आपके वाइंडिंग का और उसके करंट के स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन के कॉपर लॉस आ जाएगा। तो करंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो कॉपर लॉसेस मशीन में इंक्रीज हो जाएंगी। तो एज अ ऑपरेटिंग इंजीनियर की बात करें तो ऑपरेटिंग इंजीनियर के लिए कॉपर लॉसेस एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा कि हम लोग एनालिसिस करें करंट, नो लोड करंट में अगर हार्मोनिक्स प्रेजेंट है कि नहीं करें। और डिजाइन इंजीनियर के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर इंक्रीज हो जाएगा अगर
इन्फ्लुएंस कर रहा है वो डिजाइनिंग को, तो करंट आपका। तो ये दोनों डिसाइडिंग बाय, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर किस पे डिपेंड करेगा, करंट की। अभी ये कंडक्टर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर किस पे डिपेंड करेगा, करंट के मैक्सिमम वैल्यू पे, आरएमएस वैल्यू पे, कि पीक वैल्यू पे, किस पे डिपेंड करेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पे, पीक टू पीक वैल्यू पे, किस चीज पे डिपेंड करेगा, करंट की कौन सी वैल्यू पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड करेगा। तो करंट के आरएमएस वैल्यू पे हमेशा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करता है, आरएमएस वैल्यू पे। और कॉपर लॉस की अगर बात करें तो पावर वगैरह में हम लोग, क्योंकि ये भी एक काइंड ऑफ पावर ही है, पावर लॉस है, तो आई स्क्वायर आर, तो आई आरएमएस स्क्वायर आर होता है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पे दोनों चीजें डिपेंड करेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर भी डिपेंड करेगा और आपका कॉपर लॉस भी डिपेंड करेगा। इंसुलेशन की डिजाइन जो होती है वो वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड करती है, कि मैक्सिमम वोल्टेज आप कितना वीएम पे डिपेंड करेगी, वी आरएमएस पे डिपेंड नहीं करती है। अगर ये इंसुलेशन है, सपोज करिए कि ये इंसुलेशन है, तो इंसुलेशन ऑफ द मटेरियल, वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं आप इनके टर्मिनल्स पे, वोल्टेज जो अप्लाई किए हुए हैं, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू पे डिपेंड करती है। जबकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर जो होता है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर हमेशा करंट के आरएमएस वैल्यू पे डिपेंड करता है। इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, नोट पॉइंट बना के नोट कर लीजिए। सो if the RMS value of the current will influence by harmonics, harmonics से influence कर रहा है, then we will include these harmonics in our analysis, otherwise not। अगर influence करेगा आपका जो current में harmonics present है, in design as a design engineer area of cross section of the copper increase करेगा, या फिर operating engineer copper losses increase करेगा, तब हम लोग उसका analysis करेंगे harmonics का, otherwise नहीं करेंगे। तो एनालिसिस करने की जरूरत है कि विदाउट हार्मोनिक्स, अगर आपका हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं है नो लोड करंट में, तब क्या वैल्यू आएगी, और हार्मोनिक्स प्रेजेंट होने के बाद क्या वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यूज में कितना वेरिएशंस हैं। अगर ज्यादा वेरिएशंस है तो हम लोग हार्मोनिक्स के एनालिसिस करेंगे नो लोड करंट में, अगर ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे। तो विदाउट हार्मोनिक्स की बात करें तो I1 इज द समीशन ऑफ नो लोड करंट, और I2 डैश का समीशन होता है, इसकी जानकारी है आप लोगों को। क्योंकि प्राइमरी में जितना भी करंट फ्लो कर रहा है वो नो लोड करंट और I2 डैश का रिफ्लेक्शन है। लोड कंपोनेंट ऑफ करंट का जो प्राइमरी साइड में रिफ्लेक्शन होता है उसको I2 डैश बोलते हैं। इन दोनों करंट का रिफ्लेक्शन जो एडिशन जो है, फेजर एडिशन, वो I1 क्रिएट करता है, जो कि प्राइमरी वाइंडिंग्स में फ्लो होती है। और I01 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये फेजर एडिशन है, फेजर डायग्राम में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे I0 हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि I0 पीकी साइनोसॉइड नेचर का है। और सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पे कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं हार्मोनिक्स, तो हार्मोनिक्स अगर कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो I0 सब सेम ही है। तो I0 की अगर बात करें तो I01 की वैल्यू और I2 डैश की वैल्यू, I2 डैश की वैल्यू 100 एम्पियर एट 50 हर्ट्ज है। I2 डैश की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 100 हर्ट्ज एट 50 हर्ट्ज, 100 एम्पियर एट 50 हर्ट्ज, और I01 की वैल्यू 5 एम्पियर से अप्रोक्सीमेट किया था, 5 एम्पियर एट 50 हर्ट्ज। दोनों का डायरेक्टली एडिशन कर दीजिए, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो डायरेक्ट एडिशन पॉसिबल है। अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहती तो हम लोग कोई दूसरा मेथड, ये डायरेक्ट एडिशन इनका पॉसिबल नहीं होता, वो हम लोग देखेंगे। तो 100 प्लस 5 105 एम्पियर आ गया विदाउट हार्मोनिक्स। विथ हार्मोनिक्स I1 की अगर बात करें तो व्हाट डू वी से, और फुल लोड करंट कितना है, तो प्राइमरी का जो करंट है, प्राइमरी का करंट इन दोनों के एडिशन पे डिपेंड करेगा। तो 105 एम्पियर जो कि प्राइमरी का करंट आ गया, 105 एम्पियर का स्क्वायर, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, दोनों का एडिशन करके 105 एम्पियर आ गया। थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज है, तो थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज है, फिफ्थ की 250 हर्ट्ज है। तो ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, इनका डायरेक्ट एडिशन हम लोग नहीं कर सकते आरएमएस वैल्यू के निकालने के लिए। तो अगर डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते हैं तो क्या एनालिसिस, रूट ओवर जो कि आपका I1 फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर, प्लस थर्ड हार्मोनिक का स्क्वायर, प्लस फिफ्थ हार्मोनिक का स्क्वायर, प्लस सेवेंथ हार्मोनिक्स का स्क्वायर, ऐसे करते जाएंगे तो अपने को 105.015 एम्पियर यहाँ पे विथ हार्मोनिक्स करंट मिल जाएगा, जो कि प्राइमरी साइड में फ्लो करेगा। तो विदाउट हार्मोनिक्स, विथ हार्मोनिक। अब इन दोनों डेटा को अगर कंपेयर करें तो ये ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रही है,
क्या लगता है आपको, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं? हम लोगों को हार्मोनिक्स एनालिसिस करना चाहिए? नहीं, क्योंकि डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं। 0.15 एम्पियर ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तो 105 एम्पियर है। तो वैसे भी हम लोग जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर डिजाइन करते हैं, तो आपकी रेटिंग से कुछ सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं कि ओवरलोडेड या फिर आपके व्हाट डू वी से ओवरलोडेड कंडीशन ऑफ द ट्रांसफार्मर में या फिर फॉल्टी कंडीशन में जो कि करंट फ्लो करे, उसको एरिया करंट हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करे, लार्ज करंट फ्लो करे, तो सेफ्टी फैक्टर हम लोग मेंटेन करते चलते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर उसको मेंटेन कर सके और ज्यादा करंट के फ्लो होने के कारण मेल्ट ना हो, मेल्ट आउट ना हो। कुछ सेफ्टी फैक्टर वैसे भी हम लोग लेके चलते हैं। तो करंट की स्मॉल वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है, थोड़ा सा भी इनसिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये कंसीडर करने लायक नहीं है। सो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं नो लोड करंट ऑफ हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को नेग्लेक्ट करते हैं। और हम लोग को ये कंक्लूजन है आज के इस सेशन में कि नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर पीके साइनसॉइड नेचर का होता है विथ डोमिनेंट ट्रिपल एन हार्मोनिक्स, लेकिन उसकी एनालिसिस हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन में जितने भी पैरामीटर्स हैं उन किसी भी चीज को ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है। अगर अफेक्ट करता, डिजाइनिंग को अफेक्ट करता या एज ऑपरेटिंग इंजीनियर लॉसेस ज्यादा इंक्रीज होते, तब हम लोग उस चीज को कंसिडर करते और प्रॉपर एनालिसिस करते, रेड्यूस करते हार्मोनिक्स को। लेकिन ये ज्यादा सिग्निफिकेंटली रोल प्ले नहीं कर रहा है, इसीलिए हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं आज के इस सेशन से, isn't it? तो नो लोड कंक्लूजन आपको ये याद रखना है, नो लोड करंट में जो ट्रांसफार्मर का होता है नो लोड करंट, उसमें पीकी साइनोसॉइड नेचर का करंट होता है इन ऑर्डर टू सेट अप साइनोसॉइडल फ्लक्स इन द कोर, और वो पीकी साइनोसॉइडल करंट में डोमिनेंट ट्रिपल एन हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस रहते हैं। ट्रिपल एन हार्मोनिक्स जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, इवन हार्मोनिक्स absent होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे प्लीज कांटेक्ट करिए, डाउट क्रिएट नहीं करिए, डाउट क्रिएट करिए, अपने माइंड में डाउट नहीं रखिए, isn't it? तो ये चीज आपको मैं आशा करता हूँ कि बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होगी, और इसकी एनालिसिस हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहा। अब एक बार एनालिसिस कर लिए, सेकंड टाइम जब रिवीजन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन का रिवीजन, कंक्लूजन्स जितने हैं कि नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज हैविंग peaky sinusoid nature with dominant triple N harmonics in order to set up sinusoidal flux in the core। इतना कंक्लूजन आप पढ़ लेंगे, फिर ज्यादा एनालिसिस आप लोगों को फिर से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी एनालिसिस एक बार है। एक बार जब आप लोगों ने देख लिया, आपके माइंड में हो गया इंट्रोड्यूस हो गया टर्म्स, और कंसिडर करने की जरूरत है या फिर नहीं है, वो आपका माइंड कैप्चर कर लिया है ऑटोमेटिकली। अब एक बार आप स्टेटमेंट देख लेंगे या फिर ये पेज देख लेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, फर्दर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। नाउ द थिंग इज, हम लोगों का नॉन लीनियरिटी यहाँ पे ओके होता है। अब हम लोग डबल वैल्यूड बीएच नेचर पे बात करते हैं कि डबल वैल्यूड बीएच नेचर के वजह से किस तरीके से रेप्लिकेशंस होते हैं उसके, उसकी कैसे हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, इन सारी चीजों पे बात करते हैं। नाउ डबल वैल्यूड बीएच लूप, डबल वैल्यूड बीएच लूप की बात करते हैं। तो बी एच कर्व हम लोग फर्दर प्रीवियस क्लास में एनालिसिस कर लिए थे कि कोई भी स्टील मटेरियल लिए थे और उसके डाइपोल्स पहले स्टार्टिंग में डी अलाइन थे, सारे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेस्ड थे, पोजिशन थे। अब सर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के प्रोसेस में जब डीसी वोल्टेज हम लोग इंजेक्ट करना चालू किए, तो पहले 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट में परफेक्टली अलाइन हो गए थे। जब 10 वोल्ट देंगे तो थोड़ा सा अलाइन होंगे डाइपोल्स जितने भी हैं मटेरियल के, और 50 वोल्ट में थोड़ा और होंगे, 100 में और थोड़ा होंगे, 150 में थोड़ा ज्यादा होंगे, 200 में परफेक्टली अलाइन हो जा रहे थे। फिर 200 में परफेक्टली अलाइन होने के बाद भी अगर वोल्टेज इंजेक्शन इंक्रीज करते जा रहे हैं, करंट हम लोग अप्लाई करते जा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाएगा, करंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो करंट वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं फर्दर, जब परफेक्टली अलाइन हो गए हैं तब। तो इंक्रीमेंट ऑफ द करंट के कारण जो फर्दर फ्लक्स का डेवलपमेंट है, सेटअप है, वो चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं चेंज करेगा? क्योंकि डाइपोल्स एक बार परफेक्टली अलाइन हो गए हैं, अब उससे ज्यादा तो वो अलाइन नहीं हो सकते हैं। तो 220 वोल्ट वोल्टेज 200 से इंक्रीज कर रहे हैं, 220 वोल्ट
230 वोल्ट 250 वोल्ट आप अप्लाई करते जाइए, तो उसके कारण जो डाइपोल्स का और फर्दर अलाइन नहीं किए जा सकते, वो एक बार अलाइन हो गए परफेक्टली, उससे ज्यादा और नहीं किए जा सकते हैं, तो वो आता है सैचुरेशन पॉइंट। तो स्टार्टिंग में ये इंक्रीज होंगे लीनियरली और फिर ये सैचुरेशन में आते जाएंगे और फिर फर्दर वोल्टेज रिड्यूस करिएगा तो ये सेम पाथ में फ्लक्स का रिडक्शन नहीं होगा, जबकि कोई दूसरा पाथ फॉलो करेंगे और इस तरीके से फ्लक्स को रिड्यूस करेंगे। और देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो करंट की वैल्यू जब रिडक्शन करना चालू किया था वोल्टेज को, पहले तो वोल्टेज इंक्रीज किए जिसके कारण करंट इंक्रीज हो गया, और करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है तो एज पर द ओरिएंटेड व्हेनेवर देयर इज अ करंट देयर विल बी द इंड्यूस्ड फ्लक्स, तो फ्लक्स सेटअप होने लगेगा, यहाँ एन और एस पोल्स बनने लगेंगे और इनके डाइपोल्स परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे, तो एक तरफ एन पोल और एक तरफ एस पोल बन जाएगा। फर्दर वोल्टेज इंट्रोड्यूस करिए तो करंट का इंक्रीमेंट होगा, लेकिन करंट के इंक्रीमेंट के कारण फ्लक्स फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि एक बार जब डाइपोल्स अलाइन हो गए तो फर्दर अलाइन नहीं किए जा सकते हैं, तो वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से सैचुरेशन पॉइंट। अब अगर वोल्टेज को आप रिड्यूस करना चालू करिए, 250 से 220 में आइए, 220 से 200 में, 200 में परफेक्टली अलाइन है, लेकिन 220 से रिड्यूस 190 185 इस तरीके से रिड्यूस करना जब वोल्टेज को चालू करेंगे, तो ये दूसरा पाथ फॉलो करेगा, सेम पाथ। इस तरीके से इंक्रीज हुआ था, लेकिन इस तरीके से रेड्यूस नहीं होगा, ये दूसरे पाथ में जाएगा और इस तरीके से रेड्यूस होना चालू होगा। अब रेड्यूस होते होते वोल्टेज रेड्यूस करना आप चालू किए, यहाँ पे आएंगे, पूरा रेड्यूस कर दिया आप वोल्टेज। अब वोल्टेज जीरो है जिसके कारण करंट की वैल्यू जीरो है, लेकिन करंट की जीरो वैल्यू के कारण भी यहाँ पे स्मॉल पार्ट ऑफ फ्लक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस स्मॉल पार्ट ऑफ द फ्लक्स जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, जब आपने करंट कंप्लीटली रिमूव कर दिया, 0 एम्पियर का करंट इंजेक्ट किया हुआ है या फिर 0 वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, तो जिसके कारण करंट की वैल्यू 0 है और करंट की 0 वैल्यू पे यहाँ पे फ्लक्स डेवलप कर रहा है। ये मैग्नीट्यूड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है, लेकिन फ्लक्स रेड्यूस होते होते इस पॉइंट पे आया है, जो कि इतना मैग्नीट्यूड मेंशन है, शो कर रहा है। तो करंट के 0 इंजेक्शन के कारण भी जो फ्लक्स बची हुई है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल फ्लक्स, जो कि आपने कभी भी स्क्रू ड्राइवर में स्क्रू के पास ले जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट कर लेता है, बिकॉज ऑफ दिस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण वो अट्रैक्ट कर लेता है। और मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रिटेंटिविटी कहते हैं, तो रिटेंटिविटी कहते हैं हम लोग इसको। तो ये अभी भी है। और फिर फर्दर नेगेटिव साइड में वोल्टेज अप्लाई करना चाहेंगे, टर्मिनल चेंज करके वोल्टेज अप्लाई करना चाहेंगे और इस फ्लक्स को रिड्यूस करना चाहेंगे, या फिर करंट का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे। पहले इस तरीके है ना, करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। नेगेटिव करंट अगर आप अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव करंट अप्लाई करने के कारण देखिए करंट इस तरफ पॉजिटिव था, इस तरफ अब नेगेटिव हो गया है, तो नेगेटिव करंट के इंजेक्शन के कारण यहाँ पे फ्लक्स फर्दर रिड्यूस होना चालू होगा और इस तरीके से फर्दर रिड्यूस होगा और यहाँ पे जीरो होगा, फ्लक्स यहाँ पे जीरो होगा, isn't it? तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, लेकिन स्मॉल नेगेटिव करंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो without effort there is some flux is introduced in this particular area is what called retentivity of the material। तो ये फर्दर रिड्यूस होगा, फिर फर्दर इंक्रीज करेंगे तो ये पाथ फॉलो करेगा। तो ये ट्रांजिएंट पीरियड है जिसमें जो ये कर्व एग्जिस्ट कर रहा है, डॉटेड लाइन से मैंने शो किया हुआ है। ट्रांजिएंट कंप्लीट होने के बाद फिर ये अपने डबल वैल्यूड बीएच कर्व को ही फॉलो करेगा और आउटसाइड ऑफ दिस कर्व ही केवल जो है ऑपरेटिंग पॉइंट मेंटेन रहेगा, आउटसाइड ही केवल मेंटेन रहेगा, इनसाइड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये केवल ट्रांजिएंटली इंक्रीज हो रहा था, फिर ये डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, तो इस पाथ को ही अब स्टडी स्टेट में फॉलो करेगा। ट्रांजिएंट के लिए केवल ये इंक्रीमेंट था, डॉटेड लाइन वन। इसकी जानकारी आप लोगों को हो गई। नाउ द थिंग इज बिकॉज ऑफ अब केवल और केवल प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने नॉन लीनियरिटी का डिस्कशन किया था। नॉन लीनियरिटी के डिस्कशन से हम लोगों को कंक्लूजन मिला था कि जो करंट होगा, नो लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर, वो पी की साइनसॉइड नेचर का होगा और डोमिनेंट ट्रिपल एन हार्मोनिक्स होंगे उसमें, इन ऑर्डर टू सेट अप साइनसॉइडल फ्लक्स इन द, इसकी जानकारी हुई थी आपको। अब डबल वैल्यूड बीएच नेचर का एनालिसिस करेंगे, और जब भी आप बीएच कर्व ड्रॉ करते हैं ये एरो लाइंस रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
एरो लाइन ये रिप्रेजेंट करती हैं कि किस डायरेक्शन में आपका ऑपरेटिंग पॉइंट मूव कर रहा है। तो ऑलवेज यहाँ पे डाउन साइड होगा और यहाँ पे अप साइड होगा, या तो आप एक ही डायरेक्शन शो कर सकते हैं या आप मल्टीपल डायरेक्शन शो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक भी डायरेक्शन शो नहीं कर रहे हैं तो वो ईएससी अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं या फिर एसएससी का जो रिटर्न पेपर लिख रहे हैं आप, व्हाट डू वी से, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं, वहां पे आपको मार्किंग में डिफरेंस हो सकता है, मार्क कट सकते हैं आपके। तो ये मार्क जो है आपका, ये करना डायरेक्शन इसका इंपॉर्टेंट है बीएच कर्व में। और जब भी आप बीएच कर्व डिस्क्रिप्टिव पेपर में ड्रॉ करते हैं, इसको कंप्लीटली सैचुरेट कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। स्मॉल पोर्शन ऑफ द फ्लक्स इंक्रीमेंट करता रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जिस प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज कर रहा था कि करंट आप इंक्रीज करते गए और फ्लक्स इंक्रीज होता गया सेम प्रोपोर्शन में, स्टार्टिंग में लीनियरिटी फॉलो करेगा लेकिन फिर नॉन लीनियरिटी फॉलो करेगा। लेकिन करंट अभी भी आप अगर इंजेक्ट करेंगे तो स्मॉल इंक्रीमेंट इन फ्लक्स होता जाएगा। ये कभी भी कांस्टेंट, परफेक्ट कांस्टेंट डीसी नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? तो कभी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर में एग्जैक्टली कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और इस तरीके से एनालिसिस हम लोग करेंगे, इजंट इट? तो हम लोगों को अभी डबल वैल्यूड बीएच कर्व डिस्कशन करना है। डबल वैल्यूड बीएच नेचर के कारण करंट किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, वो सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं। बी एक्सिस है, एच एक्सिस है, बी वाई एक्सिस है। एच एक्सिस जो है वो व्हाट डू वी से, एक्स एक्सिस को एच से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, और एच आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, या तो एच से रिप्रेजेंट करिए या तो आई से। बी फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, या तो बी से रिप्रेजेंट करिए या तो फाई से, दोनों सेम बात है। ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। यहाँ पे फ्लक्स हम लोगों को कैसा चाहिए, साइनोसॉइडल चाहिए। फ्लक्स साइनोसॉइडल के लिए हम लोगों को करंट पता है कि पी की साइनोसॉइड नेचर का होता है। तो करंट के पॉइंट्स को अगर एक्सटेंड करते हैं इस बीएच कर्व पे, तो ये दोनों लाइंस, रेड लाइन से मैंने एक्सटेंड किया है इन दोनों करंट की वैल्यूज को। इस फ्लक्स के लिए, इस फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए दो ऑपरेटिंग पॉइंट है हम लोगों को करंट के लिए। इन दोनों करंट्स को एक्सटेंड करने के बाद हम लोगों को देखना है कि कैसे हम लोगों को ये पॉइंट यहाँ पे कैसे करंट के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। फ्लक्स के इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए करंट के यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे होंगे वो पता करना है, बिकॉज ऑफ दिस डबल वैल्यूड नेचर। तो फ्लक्स के लिए ये एक ऑपरेटिंग पॉइंट है, जीरो टू पाई। तो जीरो टू पाई हम लोग करंट का भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इस एक्सिस में, जीरो टू पाई रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इस जीरो को हम लोगों को यहाँ पे करंट की वैल्यू, इस जीरो फ्लक्स के लिए करंट की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट करंट की कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। तो करंट की इस जीरो वैल्यू के लिए जीरो टू व्हाट डू वी से, नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव जीरो, ये पॉइंट है। तो नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव जीरो, ये पॉइंट आ रहा है हम लोगों का। इस फ्लक्स के लिए करंट में ये पॉइंट आ रहा है, नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव जीरो, ये पॉइंट आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो जीरो पे ये वाला ऑपरेटिंग पॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा कि फ्लक्स के इस जीरो फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए ये ऑपरेटिंग पॉइंट होगा करंट का। अब इस पाई के रिप्रेजेंटेशन के लिए, इस फ्लक्स के पाई रिप्रेजेंटेशन के लिए, पाई पे जो फ्लक्स की वैल्यू है वो भी जीरो है, इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए करंट कहाँ पे ऑपरेट होगा उसका डिस्कशन करना है, बिकॉज ऑफ दिस बीएच कर्व नेचर। तो यहाँ पे क्या है, करंट की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू जीरो है। तो पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव जीरो, है ना। तो पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव जीरो, ये ऑपरेटिंग पॉइंट में यहाँ पे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो फ्लक्स की जो ये वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इन दोनों ऑपरेटिंग पॉइंट के बीच हम लोगों को ओरिजिनल करंट कैसा है, फंडामेंटल व्हाट डू वी से, ओरिजिनल सिग्नल जो है वो पी की साइनोसॉइड नेचर का होगा। तो इन दोनों ऑपरेटिंग पॉइंट्स के बीच में अगर हम लोग पी की साइनोसॉइडल करंट ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से, बिकॉज ऑफ दिस डबल वैल्यूड बीएच कर्व के कारण हम लोगों को ये करंट मिलेगा जो कि पी की साइनोसॉइडल करंट होगा। अब आप लोगों को, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि जीरो पॉइंट ये है करंट का, पाई पॉइंट ये है जिसमें ये दोनों ऑपरेटिंग पॉइंट मिले, सही है। लेकिन जीरो पॉइंट पे, जीरो पॉइंट पे फ्लक्स की वैल्यू जीरो है, लेकिन जीरो पॉइंट पे करंट स्मॉल पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है। जीरो पॉइंट पे करंट की स्मॉल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अब ये जीरो पॉइंट पे ये इतना एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये कैसे सडनली करंट जीरो से
कुछ वैल्यू पे एग्जिस्ट कर सकती है और लेकिन फ्लक्स का डेवलपमेंट वहां पे जीरो है। कैसे ये पॉसिबल है? तो ये स्टडी स्टेट में हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कर्व। हम लोगों ने ट्रांजिएंटली ये करंट ऐसे इंक्रीज होना चालू हुआ होगा, फिर इस तरीके से कर्व मेंटेन किया होगा, फिर नेगेटिव साइड में भी इस तरीके से कर्व मेंटेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने केवल पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव हाफ साइकिल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो ये कर्व जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है वो स्टडी स्टेट में है। ट्रांजिएंट पीरियड में इस तरीके से रेड डॉटेड लाइन से मैंने शो किया है, इस तरीके से इंक्रीज हुआ होगा करंट और ये अपने पीक को पहुंचा होगा और इस तरीके से कंप्लीट किया होगा अपना पॉजिटिव हाफ। तो ये देखिए करंट जब 0 पॉइंट पे के पहले भी एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पॉइंट के पहले भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फ्लक्स जो है वो 0 पॉइंट के पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फ्लक्स 0 पॉइंट के पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जबकि करंट आपका 0 पॉइंट के पहले भी एग्जिस्ट कर रहा है। इससे ये मतलब होता है कि करंट जो है, नो लोड करंट, फ्लक्स से लीड कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस डबल वैल्यूड बीएच नेचर। डबल वैल्यूड बीएच नेचर के कारण जो करंट है आपका वो फ्लक्स से कुछ एंगल से लीड कर रहा है। तो अगर आप इसका फंडामेंटल कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एक पॉइंट 0 पॉइंट मिलेगा और एक दूसरा पॉइंट 0 पॉइंट ये मिलेगा। तो ये फंडामेंटल करंट होगा, इस पी की साइनोसॉइडल करंट का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ये होगा। और दोनों की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी, जो कि सेम होगी, आपने पहले ही एनालिसिस कर चुके हैं आप लोग। और ये जीरो पे, जीरो से पहले भी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो किस एंगल से लीड करेगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा। अल्फा इज द हिस्टेरेटिक एंगल। हिस्टेरेटिक एंगल से आपका जो करंट है वो फ्लक्स से लीड करेगा। तो फ्लक्स ये साइनोसॉइडल है, डबल वैल्यूड बीएच नेचर के कारण अगर हम लोग करंट के फंडामेंटल वैल्यू को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करें तो फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, लेकिन करंट की वैल्यू 0 पे 0 नहीं है, कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और 0 से पहले ही ये 0 रह चुकी है, मतलब लीड कर रही है आपके फ्लक्स को। तो करंट जो कि फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट होगा, नो लोड करंट, वो आपके फ्लक्स से लीड करेगा बिकॉज ऑफ दिस डबल वैल्यूड बीएच नेचर। इसकी जानकारी आप लोगों को हो गई, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो नॉन लीनियरिटी के कारण हम लोगों को पता पड़ा, नॉन लीनियरिटी कैरेक्टरिस्टिक के कारण, कि जो आपका करंट होता है वो पीकी साइनोसॉइड नेचर का होगा विथ डोमिनेंट ट्रिपल एन हार्मोनिक्स इन ऑर्डर टू सेट अप साइनोसॉइडल फ्लक्स इन द कोर। डबल वैल्यूड बीएच नेचर के कारण आप लोगों को ये पता चला कि जो पीकी साइनोसॉइडल करंट होगा विथ डोमिनेंट ट्रिपल एन हार्मोनिक्स, उसमें वो करंट का फंडामेंटल कंपोनेंट फ्लक्स से कुछ एंगल से लीड करेगा बिकॉज ऑफ डबल वैल्यूड बीएच नेचर। डबल वैल्यूड बीएच नेचर, isn't it? और वो एंगल जो होगा वो उसको हम लोग बोलेंगे हिस्टेरेटिक एंगल। हिस्टेरेटिक एंगल बोलेंगे अल्फा। तो ये अगर अल्फा है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में अल्फा है, तो ये क्या एंगल हो जाएगा? यहाँ पे जब पाई है तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, isn't it? हम लोगों ने नॉन लीनियरिटी पहले एनालिसिस किया था, पहले हम लोगों ने केवल ये वाला कर्व ड्रॉ किया था, बीएच कर्व नहीं ड्रॉ किया था। लेकिन बीएच कर्व के कारण क्या इफेक्ट आ रहा है कि ये करंट जो है, नो लोड करंट का फंडामेंटल कंपोनेंट आपके फ्लक्स से कुछ एंगल से लीड कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे हिस्टेरेटिक एंगल। और ये क्यों लीड हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस डबल वैल्यूड बीएच नेचर। इसकी जानकारी हो गई आपको। नाउ द थिंग इज, because of double valued BH loop nature, in order to set up sinusoidal flux in the core, fundamental component of no load current leads operating flux by an angle called alpha, hysteretic angle। इतना कंक्लूजन आप लोगों को इस सेशन से मिला। अब जो आज का डिस्कशन है फेजर डायग्राम का, ये सारा डिस्कशन नॉन लीनियरिटी का जितना भी पोर्शन हम लोगों ने डिस्कशन किया है, कंक्लूजन बहुत ही स्मॉल मिले हैं लेकिन डिस्कशन हम लोगों ने बहुत किया है, जिससे ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आप इंटरव्यूअर के सामने एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मशीन्स का पैकेज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये केवल पर्टिकुलरली गेट के लिए नहीं, या फिर ईएससी के लिए नहीं, या फिर आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, या फिर आपके इंटरव्यू सेशंस के लिए नहीं है। ये सारी चीजों को कन्वर्ज करता है अपने आप में ये सेशंस। तो हम लोग केवल गेट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली ये सेशंस गेट या फिर अदर पीएसयू एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है, लेकिन इसमें हम लोग इंटरव्यू सेशंस भी इंक्लूड कर रहे हैं कि इंटरव्यूअर किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और आपको किस तरीके से एनालिसिस उसके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए।
और अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, ये सेशन देख रहे हैं, तो आपके लिए इससे बेहतरीन कोई एनालिसिस नहीं हो सकता है। इससे बड़ा एनालिसिस, इससे बेहतरीन एनालिसिस आपको टेक्स्ट बुक में आप पढ़ेंगे डेफिनेटली आपको मिलेगा, लेकिन इन एनालिसिस के लिए थाउजेंड्स ऑफ पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे, लॉट ऑफ टाइम आपका कंज्यूम होगा। लेकिन इस सेशन में एक साथ इसका चीज देखने के लिए मिल रहा है, इतनी एनालिसिस आपको पता चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। ठीक है, तो जितना भी डिस्कशन किया है हम लोगों ने, स्मॉल कंक्लूजन्स मिले हैं, लेकिन एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल मशीन में ग्रिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फेजर डायग्राम्स की बात करते हैं, और इन्हीं फेजर डायग्राम के डिस्कशन के लिए, कंक्लूजन के लिए केवल यही तीनों पॉइंट हैं जिसको बताने के लिए इतना सारा डिस्कशन हम लोगों ने किया, इजंट इट? ये यही 3 पॉइंट्स हैं। इसमें जो फेजर डायग्राम हम लोग डील करेंगे, इसमें जितना भी डिस्कशन किया वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। इन्हीं सिंपल 3 पॉइंट के डिस्कशन के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा डिस्कशन प्रीवियस सेशंस में किया, नॉन लीनियरिटी के ऊपर और बीएच कर्व के ऊपर। सो द थिंग इज, अगर आपका मटेरियल नॉन मैग्नेटिक है, जो कि नेटवर्क थ्योरी का होता है, नेटवर्क थ्योरी में जो इंडक्टर हम लोग यूज करते हैं वो या तो वुड के ऊपर वाउंड होता है, आपका कॉइलिंग होता है, या तो एयर कोड आपका कॉइलिंग होता है, एयर के ऊपर होता है। एयर इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, वुड इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, या तो पीवीसी कोर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है, तो पीवीसी इज ऑल्सो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो जितने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनके ऊपर वाइंड करते हैं, तो वो लीनियर मैकेनिज्म को शो करता है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हमेशा लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है, उसमें नॉन लीनियरिटी किसी भी तरीके का नहीं हो सकता। नॉन लीनियरिटी केवल और केवल मैग्नेटिक मटेरियल्स में होता है, जैसे कि आयरन, वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। जबकि जितने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, आयरन, व्हाट डू वी से, योर वुड, पीवीसी, ये सब मटेरियल्स में आपका जो नॉन लीनियरिटी होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, केवल और केवल लीनियर कैरेक्टरिस्टिक ये फॉलो करेंगे। इसीलिए अगर लीनियर कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते, लीनियर मैकेनिज्म रिप्रेजेंट करते, तो हम लोगों का एम्पियर्स लॉ यहाँ पे वैलिड हो जाता है इस फेजर डायग्राम के लिए, कि फ्लक्स को हम लोग करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा फाई नॉट, और फाई नॉट और आई नॉट सेम फेज में एग्जिस्ट करते हैं, ये एनालिसिस हम लोगों ने देख लिया है। नाउ द थिंग इज, क्योंकि आई नॉट में किसी भी तरीके का हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होगा अगर आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, बिकॉज नॉन लीनियरिटी तो होगी नहीं, क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन लीनियरिटी नहीं होगी, हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं होगी, तो फंडामेंटल कंपोनेंट और ये थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट्स हम लोगों को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। परफेक्ट साइनसॉइड होगा, आई नॉट भी फाई नॉट भी दोनों सेम फेज में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। नाउ द थिंग इज, मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल विथ नॉन लीनियरिटी, मैग्नेटिक मटेरियल है आपका, आयरन है आपके पास, वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ नॉन लीनियरिटी, बिकॉज ऑफ नॉन लीनियरिटी फ्लक्स तो होगा, फ्लक्स होगा। फ्लक्स के डेवलपमेंट के लिए जो आपका करंट होगा, कोर की अगर ट्रांसफार्मर में बात करें, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक कोर यूज करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी जो आपका करंट होगा वो पीकी साइनोसॉइड नेचर का होगा विथ डोमिनेंट ट्रिपल एन हार्मोनिक्स। तो पीकी साइनोसॉइडल करंट होने की वजह से और उसमें डोमिनेंट ट्रिपल एन हार्मोनिक प्रेजेंट होने की वजह से हार्मोनिक कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो हार्मोनिक कंपोनेंट्स को या फिर अदर देन साइनोसॉइड कंपोनेंट को हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इजंट इट? तो आपने प्रीवियस सेशन में चलते हैं, प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा होगा ये, व्हाट डू वी से, इस स्लाइड में आप लोगों ने देखा कि करंट में जो आपका होता है करंट, व्हाट डू वी से, लेट मी हैव व्हाट डू दिस वन, आपने यहां पे एनालिसिस किया कि जो आपका करंट होगा वो पीकी साइनोसॉइड नेचर का होगा इन ऑर्डर टू सेट अप साइनोसॉइडल फ्लक्स इन द कोर। और इसको फोरियर में आप देते हैं तो एक फंडामेंटल कंपोनेंट जो कि ऑरेंज पेन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, और ट्रिपल एन हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवंथ हार्मोनिक्स, ये सारे प्रेजेंट होंगे। पीकी साइनोसॉइड करंट अनसाइनोसॉइड है, ये साइनोसॉइड नहीं है, पीकी साइनोसॉइड है, अनसाइनोसॉइड है। तो जितने भी साइनोसॉइड से अलग वेव फॉर्म है उनको हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हम लोग आई नॉट को फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते फॉर द नॉन लीनियरिटी, अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो।
तो आई नॉट को नहीं कर सकते, लेकिन फंडामेंटल कंपोनेंट जो होता है वो साइनसॉइड नेचर का होता है। जितने भी अनसाइनसॉइड्स हैं, अगर हम लोग फोरियर टूल में दें तो फंडामेंटल कंपोनेंट जो निकल के आता है उसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के सिमिलर होगी। अगर 50 हर्ट्ज जिसका पीकी साइनसॉइड का फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल जो होगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। और इसके व्हाट डू वी से फंडामेंटल कंपोनेंट जो होगा वो परफेक्ट साइनसॉइड होता है, और फंडामेंटल कंपोनेंट को हम लोग फेजर डायग्राम्स में ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो हम लोग जो नॉन लीनियरिटी के कारण फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे वहां पे नो लोड करंट आई नॉट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आई नॉट जो होता है वो पीकी साइनसॉइड नेचर का होता है, और अदर देन साइनसॉइड हम लोग फेजर डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन आई नॉट के कारण जो प्रोड्यूस होता है फंडामेंटल कंपोनेंट जो होता है आई नॉट का, आई नॉट वन, उसको हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आई नॉट वन जो होता है वो परफेक्ट साइनसॉइड होता है। तो फ्लक्स और आई नॉट वन ड्रॉ करेंगे हम लोग नॉन लीनियरिटी अगर कंसीडर कर रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल में। तो मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि आयरन वगैरह है, तो इसमें नॉन लीनियरिटी तो होगी ही। तो नॉन लीनियरिटी के कारण हम लोग आई नॉट वन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई नॉट इसलिए नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि आई नॉट जो है वो पीकी साइनसॉइड नेचर का है, और अदर देन साइनसॉइड है, अदर देन साइनसॉइड्स को हम लोग फेजर डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग फाई नॉट के साथ आई नॉट वन रिप्रेजेंट करना है। आई नॉट वन जो होगा वो फंडामेंटल कंपोनेंट होगा आई नॉट का। फंडामेंटल कंपोनेंट परफेक्ट साइनसॉइड्स होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको आई नॉट वन को, जो कि फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट है, इसको फेजर डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज सेम मैग्नेटिक मटेरियल है, और इसमें हम लोग नॉन लीनियरिटी तो है ही है, नॉन लीनियरिटी के कारण ये फेजर डायग्राम ड्रॉ किया। अब अगर हम लोग डबल वैल्यूड बीएच लूप कंसीडर करें, जो कि हम लोगों ने अभी एनालिसिस किया, डबल वैल्यूड बीएच नेचर, तो डबल वैल्यूड बीएच नेचर में हम लोगों ने देखा कि जो फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट है, डेफिनेटली वो पीकी साइनसॉइड है, आपका ओरिजिनल सिग्नल पीकी साइनसॉइड विद डोमिनेंट ट्रिपल एन हार्मोनिक। लेकिन जो उसका फंडामेंटल कंपोनेंट है वो परफेक्ट साइनसॉइड होगा। परफेक्ट साइनसॉइड होगा, प्लस वो फ्लक्स से कुछ हिस्टेरेटिक एंगल से लीड करेगा। तो यहाँ पे अगर फ्लक्स है ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो आपका फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट होगा ये कुछ एंगल से लीड करेगा, जिसको हम लोग अल्फा बोलेंगे। अल्फा इज अ हिस्टेरेटिक एंगल, हिस्टेरेटिक एंगल। ये तीन कंक्लूजन्स थे, इसी के लिए हम लोगों ने इतना सारा डिस्कशन किया, नॉन लीनियरिटी का टॉपिक लिया, डबल वैल्यूड बीएच कर्व एनालिसिस किया, इन्हीं तीन पॉइंट्स के लिए। और जो कि इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सारा एनालिसिस पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पॉजिटिव इंपैक्ट इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यू। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में फाई नॉट आई नॉट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीका का हार्मोनिक्स नहीं होगा, आई नॉट भी परफेक्ट साइनसॉइड होगा, तो दोनों को एक फेजर डायग्राम में सिमिलर फेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल में केवल और केवल नॉन लीनियरिटी अगर कंसीडर करें तो फाई नॉट के साथ आई नॉट वन रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। मैग्नेटिक मटेरियल में डबल वैल्यूड बीएच नेचर के कारण जो रिप्रेजेंटेशन करना है हम लोगों को, तो फ्लक्स के साथ हम लोग आई नॉट वन रिप्रेजेंट करेंगे फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट विथ सम स्मॉल एंगल अल्फा। अल्फा के साथ ये आई नॉट वन लीड करेगा फ्लक्स से, जिसको हम लोग बोलेंगे हिस्टेरेटिक एंगल। ये लीड क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ हिस्टेरेटिक व्हाट डू वी से डबल वैल्यूड बीएच नेचर, इजंट इट? तो ये तीन कंक्लूजन्स है, इंपॉर्टेंट है, आपके नोट पॉइंट में होना चाहिए। Now the small topic we have to discuss is magnetostriction. Magnetostriction क्या है? ये बहुत स्मॉल टॉपिक है, तुरंत डिस्कशन हो जाएगा, ज्यादा इसमें कुछ आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के कारण आपने किसी भी मशीन के आप पास में गए होंगे, या फिर कभी आपने सब स्टेशन विजिट किया होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर या फिर अदर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी ये होता है, नॉट ओनली इन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के करीब आप जाते हैं, तो जब ऑपरेट करता है पावर ट्रांसफार्मर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो पास जाने पे एक हमिंग साउंड देखने के लिए मिलता है, हमिंग नॉइज जिसको हम लोग बोलते हैं, देखने के लिए मिलेगा आपको। तो ये क्या रीजंस है इसका, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, इजंट इट? वो हमिंग नॉइज को हम लोगों को एनालिसिस करना है कि वो हमिंग नॉइज क्यों प्रोड्यूस होता है मशीन में, वो सारे एनालिसिस करते हैं। तो आपने स्टील का एनालिसिस देखा कि स्टील में जितने भी डाइपोल्स थे स्टार्टिंग में डी अलाइन थे, अदर डायरेक्शन में प्लेस्ड थे, पोजीशन थे। जब हम लोगों ने करंट का इंजेक्शन चालू किया, करंट की वैल्यू बढ़ाते गए,
तो ये अलाइन होना चालू हो गया और 200 वोल्ट पे परफेक्टली अलाइन हो गए थे, क्योंकि करंट की वैल्यू 200 वोल्ट पे जितनी होती थी उस पे ये परफेक्टली अलाइन हो जाते थे और एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल क्रिएट हो जाता था, एक परफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता था। उसके फर्दर हम लोग अलाइन होने के बाद भी अगर करंट का इंजेक्शन करें तो ये और अलाइन नहीं हो सकते हैं, और फर्दर इनको अलाइन नहीं किया जा सकता है। अब आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं। क्लासरूम में आपने एज्यूम करिए कि जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कोई इस डायरेक्शन में देख रहा है, बोर्ड इस तरफ है, बोर्ड इस तरफ है, कोई इस डायरेक्शन में देख रहा है, कुछ दूसरे डायरेक्शन, कोई पीछे देख रहा है, कोई सिटिंग अरेंजमेंट उनका सही नहीं है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेस्ड हैं, पोजिशनड है। तो उसमें मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लेस किया जा सकता है क्या? सपोज करिए 50 की कैपेसिटी है और सब इधर उधर देख के बैठे हुए हैं, तो 50 से 51 स्टूडेंट्स प्लेस नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि वो उनके प्रॉपरली पोजिशनड नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में प्लेस्ड है। अब अगर वो परफेक्टली प्लेस्ड हो, बोर्ड की तरफ उनका डायरेक्शन हो और स्ट्रेट इस तरीके से बैठे, तो 50 स्टूडेंट्स की अगर कैपेसिटी है तो मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी उसमें प्लेस किए जा सकते हैं इजीली, इजंट इट? ये एग्जांपल हुआ। तो जितने भी डाइपोल्स हैं स्टार्टिंग में ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेस्ड थे। अब आपने इनपुट दिया, करंट इनपुट के कारण ये परफेक्टली अलाइन होना चालू हो गया और अलाइन हो गया। अब इसमें मोर नंबर ऑफ इंजेक्शन किए जा सकते हैं और इनके अलाइन होने के कारण, परफेक्टली अलाइन होने के कारण, जो लेंथ ऑफ द स्टील था स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए हम लोगों ने जो स्टील लिया था, वो डिफरेंट पोजीशन होने के डाइपोल्स के कारण इनका लेंथ एल था, सपोज करिए। तो अगर ये परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन ऑफ द करंट, परफेक्टली अगर अलाइन हो जाते हैं इनके डाइपोल्स, तो ये श्रिंक कर जाएगा मटेरियल, इसका स्टील श्रिंक कर जाएगा और इसका विड्थ रिड्यूस हो जाएगा। फिर आप वोल्टेज का रिडक्शन चालू करिए जिसके कारण करंट रिड्यूस होगा और इनका डाइपोल्स फिर से डी अलाइन होना चालू होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो मोर नंबर ऑफ प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे, मोर नंबर ऑफ व्हाट डू वी से, मोर प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे। अगर मोर प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे तो इनका लेंथ फिर इंक्रीज हो जाएगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ योर स्टील, सम नॉइस देखने के लिए मिलती हैं, सुनने के लिए मिलती है नॉइस, जिसको हम लोग हमिंग नॉइस बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो ये जितने भी परफेक्टली अलाइन है, तो ये इनका जो विड्थ है वो रिड्यूस हो जाएगा, लेंथ है स्टील का जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और एल माइनस डेल्टा एल हो जाएगा। प्रीवियस केस में जब डी अलाइन थे तो एल था, सपोज करिए, और फिर जब अलाइन हो गए तो एल माइनस डेल्टा एल हो गया, रिड्यूस हो गया इनका लेंथ बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। परफेक्टली अलाइन हो गए तो ये श्रिंक कर जाएगा आपका मटेरियल जो भी है, मैग्नेटिक मटेरियल। और एक्साइटेशन जो कि करंट है, हम लोग साइनसोइडल इनपुट दे रहे हैं, तो इस साइनसोइडल इनपुट के कारण जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव मैक्सिमम, जीरो, तो जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम में इंक्रीमेंट किए करंट। पॉजिटिव मैक्सिमम में होने के कारण, पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, परफेक्टली अलाइंड है, फिर जीरो पे आ जाएगा, कोई इनपुट नहीं, जीरो इनपुट है करंट का, तो फिर जो है ये डी अलाइन होंगे। फिर जो है नेगेटिव साइड में इस तरीके से इस तरफ अलाइन होना चालू होंगे, फिर जो होंगे डी अलाइन होंगे। तो इस तरीके से मतलब जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम इस तरीके से अलाइन हुए, जीरो नेगेटिव मैक्सिमम, जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव मैक्सिमम। तो ये अलाइन डी अलाइन, अलाइन डी अलाइन होते रहेंगे, जिसके कारण ये मटेरियल जो होगा श्रिंक होगा, एक्सपेंड होगा, श्रिंक होगा, एक्सपेंड होगा। तो इस कंप्रेशन और एक्सपेंशन के कारण जो नॉइस होगा उसको हम लोग हमिंग नॉइज बोलेंगे। बिकॉज, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लीनियर डायमेंशनल वेरिएशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, लीनियर डायमेंशंस के वेरिएशंस के कारण ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। लीनियर डायमेंशनल वेरिएशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इसको बोलते हैं लीनियर डायमेंशन का वेरिएशन बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, अब इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि एक्साइटेशन जो करंट का हम लोग दिए थे वो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो वाइब्रेशन की क्या फ्रीक्वेंसी होगा, जिस हिसाब से ये वाइब्रेट करेगा उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी।
तो ये अगर 0 टू पॉजिटिव मैक्सिमम, 0 टू नेगेटिव मैक्सिमम एक कंप्लीट साइकिल के एनालिसिस करें, तो इस कंप्लीट साइकिल के एनालिसिस में ये मटेरियल कितने बार अलाइन डी अलाइन होगा। तो 0 पे है अगर आपका एक्साइटेशन, करंट की इनपुट 0 है तो 0 पे है तो डी अलाइन रहेंगे। फिर पॉजिटिव मैक्सिमम पे जाएंगे तो परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे। फिर 0, आपका वेवफॉर्म करंट का 0 पे आ गया तो फिर ये 0 पे आ गया। अब फिर जो है नेगेटिव साइड में आ जाएंगे, तो नेगेटिव साइड में ये आ गया, नेगेटिव साइड में अलाइन हो गया। नेगेटिव साइड में फिर 0 पे चले जाएंगे तो फिर ये डी अलाइन हो जाएंगे। तो अलाइन डी अलाइन, अलाइन डी अलाइन, तो इस कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए ये 2 बार अलाइन डी अलाइन हो रहे हैं। तो अगर आपके एक्साइटेशन की फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो होगी 2 टाइम्स एफ होगी, 2 टाइम्स एक्साइटेशन होगी। तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 50 इंटू 2 जो कि 2 टाइम्स 50 तो 100 हर्ट्ज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हमिंग क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन, एक्साइटेशन के फ्रीक्वेंसी का डबल होगा आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ हमिंग। तो यहाँ पे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इसी के साथ आज की क्लास की एंडिंग भी हम लोग करेंगे। मुझे आशा है कि आज ये इस कंप्लीट एनालिसिस में आपको नॉन लीनियरिटी, डबल वैल्यूड बीएच कर्व के नेचर, ये सारी एनालिसिस समझ में आ गई होगी। मेन है कंक्लूजन, फेजर डायग्राम, ये वाला। इन 3 पॉइंट के डिस्कशन के लिए हम लोगों ने सारा एनालिसिस किया और इनका इंपॉर्टेंस, ये कंक्लूजन आपको रिमेंबर करने की आवश्यकता है। अब जब भी आप पढ़ेंगे तो पूरे डिटेल में फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर से रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार जब हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया तो वो हमारे माइंड में फिट हो गया। दैट इज व्हाट मोर देन सफिशिएंट। आपको फर्दर अगेन एंड अगेन एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार नोट्स अपना देख लेंगे तो आपको पूरा कंक्लूजन मिल जाएगा। नोट क्या हम लोगों ने इस सेशन में डिस्कशन किया था, आपको बार बार अगेन सेशन वॉच करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच, विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।